आज मैं ऑफिस के लिए निकलने में थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए जल्दी-जल्दी अपने घर लॉक करके नीचे उतरा। तभी मेरी नज़र नीचे वाले फ्लैट पर पड़ी। उसके बाहर सामान पड़ा देखकर मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि बहुत समय से खाली पड़े उस फ्लैट के कारण पूरी बिल्डिंग में एक मायूसी का माहौल बना रहता था। अब वहाँ नए लोग आ जाने के कारण चहल-पहल बनी रहेगी। मुझे यह सब सोच कर बहुत अच्छा लगा। फिर दिन तो मेरा काम करते-करते बीत गया और शाम होने पर जब मैं घर पहुंचा तब फिर मेरी नज़र उस फ्लैट पर पड़ी। उस फ्लैट में अब भी पहले जैसी ही शांति थी। फिर मैं सोचने लगा कि हो सकता है कि सिर्फ अभी इस फ्लैट में सामान ही शिफ्ट हुआ हो और इसमें रहने वाले लोग शायद थोड़े समय बाद आए। दिन भर की थकान के बाद एक गर्मा-गर्म चाय की प्याली औषधि का काम करती है। इसलिए मैंने फ्रेश होकर अपने लिए चाय बनाई और बाहर बालकनी में आ गया। तभी अचानक चाय पीते वक्त जब मेरी नज़र नीचे वाले फ्लैट पर पड़ी, तब बाहर बैठी जिस लड़की को मैंने देखा, उसे देखकर मैं हैरान रह गया। जब दिमाग पर थोड़ा जोर डाला तो मुझे याद आया कि यह तो सीमा है, जो मुझे उस समय मिली थी जब मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसके घर में किराएदार बनकर गया था। फिर मैं पास रखी चेयर पर बैठा पुरानी बातें सोचने लगा। मेरे सामने रखी चाय ठंडी होती रही, लेकिन मैं उससे बेखबर अपने ही ख्यालों में डूबा रहा। बुआ जी ने आपके लिए यह तौलिया और चादर भेजी है। आपको अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा और कमरे की सफाई भी खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ काम वाली बाई नहीं आती। अगर आपको अपने घर के लिए काम वाली बाई चाहिए तो आपको उसका इंतज़ाम खुद करना पड़ेगा। सीमा ने मुझे यह कहा और फिर मुझे टॉवल और चादर देकर वह तेज़ी से बाहर निकल गई। तब मैंने अपने हाथ में उठाया हुआ सूटकेस एक तरफ रखा और कमरे में अपना सामान लगाने लगा। थोड़ा-सा ही सामान था मेरे पास, इसलिए जल्दी ही मेरी सारी सेटिंग हो गई। फिर मैं अपनी किताबें निकाल कर पढ़ाई करने बैठ गया। थोड़ी देर बाद मुझे लाइब्रेरी भी जाना था। अरे! कम से कम सफ़र की थकान तो उतार लेते, ऐसे पढ़ने की भी क्या जल्दी है? अचानक उस लड़की का स्वर उभरा था। मैं यहाँ मौज-मस्ती करने नहीं आया हूँ, बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं मेरे सिर पर। थोड़े समय बाद मेरा इंटरव्यू है, अगर मैं उसमें सफल नहीं हो पाया तो मेरा यहाँ आना भी बेकार जाएगा। मैंने किताब पढ़ते हुए कहा। मेरी यह बात सुनकर तेज़ी से वह बाहर चली गई। सच कहूँ तो मेरा उस समय पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि थोड़ी थकान भी थी और भूख भी लग रही थी। यह लो चाय और गरमा-गरम पराठे। बुआ मंदिर गई हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बना लाई। जल्दी से खा लो और बर्तन यहीं रख लेना, मैं बाद में ले जाऊँगी। इतना कहकर वह फिर से गायब हो गई। चाय और पराठे खाते वक़्त मैं सीमा के बारे में ही सोच रहा था। ना चाहते हुए भी मैं उसके प्रति एक लगाव महसूस करने लगा था। फिर अचानक मैंने अपनी एक सोच पर विराम लगाया और पुनः पढ़ाई करने बैठ गया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं अपने लक्ष्य से भटक गया तो यह मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। फिर बीते समय के साथ मेरा और सीमा का एक अनजान रिश्ता बनता जा रहा था। जब-जब मैं समय कम होने के कारण अपना रूम साफ नहीं कर पाता, तब वह चुपके से आकर मेरा कमरा साफ कर जाती थी। सुबह के समय मैं जैसे-तैसे अपने नाश्ते के पराठे और रात के खाने के लिए 3-4 रोटी सेक कर रख देता था, क्योंकि मैं जानता था कि दिन भर की थकान के बाद मैं रात का खाना नहीं बना पाऊँगा। इसलिए ही तो रात में कभी-कभार ही सब्ज़ी बन पाती थी, या तो मैं बाज़ार से कोई सब्ज़ी पैक कर ले आता था या फिर अचार के साथ ही खा लेता था। इसी क्रम में जब एक दिन मैं लाइब्रेरी से घर वापस आया, तब किचन के स्लैब पर एक कटोरी सब्ज़ी देखकर मुझे एक अनोखे आनंद की अनुभूति हुई। कटोरी के नीचे एक पर्ची रखी हुई थी, जिस पर लिखा हुआ था, हर रात को बिना सब्ज़ी के ही रोटी खाओगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी। सारा दिन इतनी पढ़ाई करते हो तो कम से कम रात को तो ढंग से खाना खाया करो। उस समय मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने तुरंत उस सब्ज़ी के साथ सुबह की बनाई कुछ रोटियां अपनी प्लेट में लगा ली और खाने बैठ गया। सही में सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनी हुई थी। न जाने कितने दिन बाद मुझे आज खाने में स्वाद आया था। उसके बाद तो न जाने कितनी बार सीमा चुपके से एक कटोरी सब्ज़ी बचाकर मेरी किचन में रख जाती थी। धीरे-धीरे बीत रहे समय के साथ मुझे पता चला कि सीमा अनाथ है, इसलिए वह अपने बुआ-फूफा के पास रहती है। वैसे तो सीमा कॉलेज जाती थी, लेकिन उसकी बुआ घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ उस पर सौंप कर इसी कोशिश में लगी रहती कि उसकी पढ़ाई किसी तरह से रुक जाए। वैसे उसके फूफा अच्छे हैं, लेकिन बुआ के आगे उनकी एक नहीं चलती। उसकी बुआ उस पर बहुत जुल्म करती थी, इसलिए ही तो मैंने कई बार सीमा को अकेले में रोते हुए देखा था। उसे इस तरह रोते देख मुझे बहुत दुःख होता था, लेकिन मैं भी मजबूर था, क्योंकि मैं उसे कोई भी झूठा दिलासा नहीं दे सकता था। फिर वह दिन भी आया जब मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। मेरे जॉब की पोस्टिंग अभी होना बाकी था, इसलिए मैं सारा सामान पैक करके अपने घर वापस जाने लगा था। तभी अचानक दरवाजे पर एक हल्की-सी आहट हुई। वहाँ पर सीमा हाथ में चाय की ट्रे लिए खड़ी थी। "अंदर आ जाओ।" "बाहर क्यों खड़ी हो?" मैंने उससे कहा, तो वह अंदर आ गई। "यह समय चाय पीने का तो नहीं है।" ना चाहते हुए भी मेरे मुँह से यह निकल गया। चाय पीने का कोई समय नहीं होता, बस चाय पीने के लिए अच्छी
कंपनी चाहिए। इतना कहकर वह अपना दुपट्टा अपने हाथों में मसलने लगी। मैं समझ चुका था कि सीमा मुझे क्या कहना चाहती है, लेकिन मैं फिर भी अनजान बना रहा, क्योंकि अभी मेरी पोजीशन ऐसी नहीं थी कि मैं सीमा का हाथ थाम सकूं। वहाँ गांव में बीमार पिता, छोटे भाई बहन, सभी की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर थी, और वैसे भी मुझे ऐसे जीवन साथी की तलाश थी जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, न कि मुझ पर निर्भर रहे। अब तो तुम्हारी जल्दी ही नौकरी भी लगने वाली है। अगर मेरे बारे में बुआ से बात करो तो वह तो इस रिश्ते के लिए तुरंत हाँ कर देगी, क्योंकि उनके लिए तो मैं सिर्फ एक बोझ हूँ। इतना कहकर वह रोने लगी। देखो, तुम्हारी चाहत का अंदाजा है मुझे, और मुझे इस बात से इनकार भी नहीं है कि मैं भी तुम्हें चाहने लगा हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारा हाथ नहीं मांग सकता, क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं जिसके चलते मैं विवश हूँ। लेकिन फिर भी एक बात तुमसे कहना चाहूँगा, खुद पर तरस खाना बंद करो, और तब तक तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं हो पाएगा जब तक तुम खुद को एक बोझ समझोगी। सामने वाला भी हमारी कद्र तभी करता है जब हम खुद को वैल्यू देते हैं। इसलिए अपनी मजबूरी को आगे बढ़ने का हथियार बनाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करो, क्योंकि जो अपनी मदद खुद करते हैं, ऊपर वाला भी उन्हीं की मदद करता है। फिर मैं अपने घर वापस चला गया था। थोड़े दिन बाद मेरी पोस्टिंग एक नए शहर में हुई और मैं फिर वहाँ चला गया। अब सब कुछ ठीक है, मैं मैनेज कर पाया था, क्योंकि एक अच्छी सैलरी मुझे जो मिलने लगी थी। फिर मैंने अपने बीमार बाबूजी का इलाज कराया और छोटे भाई बहनों को सेटल किया। अब तो मेरे भाई बहनों की भी शादी हो चुकी है और माता पिता भी मेरे साथ छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन जब तक माँ बाबूजी जिंदा रहे तब तक वह लोग मुझ पर लगातार शादी करने का दबाव बनाते रहे, लेकिन मैं चाहकर भी खुद को इसके लिए तैयार नहीं कर सका, क्योंकि शायद मैं सीमा को अभी तक भूल नहीं पाया था। फिर अचानक मैंने अपने आसपास बढ़ते अंधकार को महसूस किया और अंदर चला आया। तब मैं बिना कुछ खाए पिए ही बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। अगले दिन संडे था, इसलिए मैं थोड़ी देर से सोकर उठा था। जब बाहर बालकनी में आया तो देखा कि सीमा सामने वाले गार्डन में टहल रही है। बस फिर मैं तुरंत उसके पास जा पहुंचा। मुझे अचानक सामने देखकर वह हैरान हो गई। थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा कि मानो हम दोनों ही खामोश हो गए हैं। हम दोनों के भीतर अनेक बातें बवंडर मचा रही थी, लेकिन हमारे होठों पर चुप्पी छाई हुई थी। शायद ऐसा ही होता है जब हम किसी अपने से एक लंबे समय के बाद मिलते हैं, तब हमें ऐसा लगता है मानो हमारे कुछ भी कहने सुनने का शब्दकोश ही खाली हो गया हो। आप यहाँ कैसे? वही चुप्पी तोड़ते हुए बोली थी। मेरी पोस्टिंग इसी शहर में है। और तुम सुनाओ, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे बुआ फूफा कैसे हैं? मैं उससे पूछने लगा था। जिंदगी ने बहुत बड़ा मजाक किया है मेरे साथ। राजीव के साथ 3 साल का वैवाहिक जीवन, और फिर अचानक राजीव का एक रोड एक्सीडेंट में मुझे छोड़कर चले जाना। इतना कहकर वो रो पड़ी थी। उसे इस तरह रोते देखकर मेरा भी मन भर आया था, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे सब मजबूर है। वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी, पर मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि वह आगे पढ़ाई के लिए इस शहर में आई है। उसके पति तो अब नहीं रहे थे, किंतु उसकी सास द्वारा उठाया गया यह कदम काबिले तारीफ था। रोहित जी, जिंदगी भी कितनी अजीब है। मेरी बुआ ने तो मुझे कोई सुख नहीं दिया, लेकिन राजीव और उसकी माँ ने मुझे ज़िंदगी के सारे सुख दिए। जबकि बुआ ने तो मेरी शादी राजीव से इसलिए कराई थी ताकि उनका बोझ उतर सके। आपके जाने के बाद मैंने अपनी कॉलेज की अधूरी पढ़ाई पूरी की, और फिर मैं तो आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन तब तक राजीव को मेरे लिए पसंद किया जा चुका था। इसलिए मुझे मजबूरन राजीव से शादी करनी पड़ी, लेकिन राजीव ने ढेर सारे सुखों से मेरा जीवन भर दिया। वह भी चाहते थे कि मैं आगे की पढ़ाई पूरी करूं। अब मेरे पति तो नहीं रहे, लेकिन माँ तुल्य मेरी सास ने हमारे संस्कारों के खिलाफ जाकर यह कदम उठाया है। इतना कहते कहते उसका मन भर आया था। राजीव के जाने के बाद सभी रिश्तेदारों और समाज ने मेरी सास पर मेरी दूसरी शादी करने का दबाव बनाया था, लेकिन मेरी सास ने मेरी इच्छा को महत्व दिया और मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा। अब जब उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया है तो मुझे उन्हें सही साबित करना है। फिलहाल तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ। उसकी यह बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वह अपने भविष्य को लेकर सचेत थी। फिर बीत रहे समय के साथ हम दोनों नज़दीक आने लगे थे। वैसे तो हम दोनों ही बिजी शेड्यूल होने के कारण व्यस्त ही रहते थे, लेकिन फिर भी हम दोनों पड़ोसी तो थे ही। बस इसी वजह से हमारी मुलाकात अक्सर हो जाती थी। धीरे धीरे सीमा खुलने लगी थी। मेरे प्रति उसका स्वभाव अब बदलने लगा था। पतझड़ के बाद आगमन होने लगा था बसंत का। उसके दिल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे भीतर एक नया बदलाव जन्म लेने लगा था। इस बार पहल करने की मेरी बारी थी, इसलिए ही तो मौका देखकर मैंने एक दिन अपने मन की बात उसके सामने रख दी थी। आपकी भावनाओं की कदर है मुझे, लेकिन
मेरा मन अभी इसके लिए तैयार नहीं है। शायद मेरा मन तो राजीव के साथ ही चला गया था, बस रह गया था तो यह निर्जीव शरीर। उसकी आंखें नम हो गई। सीमा, तुम्हारे दुख का अंदाज़ा है मुझे, लेकिन कब तक अपने खाली मन को समेट कर चलती रहोगी? कभी तो उसमें प्यार भरी उष्मा का संचार करना पड़ेगा। मैं अचानक ही उत्तेजित हो गया था। आपका कहना सही है, परंतु मुझे शायद अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, क्योंकि मेरे भीतर की ज़मीन पथरीली हो चुकी है। जब तक मानसिक रूप से मैं खुद को तैयार नहीं कर पाती, तब तक शायद मेरा मन ऐसे ही दुखी रहेगा। अब शायद कुछ और कहने सुनने को नहीं बाकी था, इसलिए मैं चुपचाप उठकर बाहर आने लगा था। रोहित जी, क्या एक स्त्री और पुरुष शादीशुदा होने के बाद ही एक रिश्ते को नाम दे पाते हैं? क्या हम दोनों अपनी सीमाओं को पहचानते हुए एक दूसरे के साथ दोस्ती का एक नया रिश्ता नहीं कायम कर सकते? वह अचानक मुझसे पूछ बैठी। उसके मुंह से यह बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी यह सोच बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए मुझे हर रोज़ डिनर में तुम्हारे हाथों की बनी एक कटोरी सब्जी अवश्य चाहिए, क्योंकि मैं तो आज तक तुम्हारे हाथों का स्वाद भूल नहीं पाया हूँ। मैं बातचीत का रुख बदलने के इरादे से बोला था। हाँ, क्यों नहीं, अब तो मेरे हाथों का बना डिनर आपको रोज़ खाने को मिलेगा। इतना कहकर वह हंस पड़ी थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वह अचानक बोल पड़ी थी। अपनी सोसाइटी के बाहर बनी छोटी सी चाय की टपरी देखकर मुझे आपकी बहुत याद आती थी, लेकिन मैं अकेली होने के कारण कभी वहाँ नहीं गई। तो चलो आज चलकर साथ साथ चाय पीते हैं। आज चाय? और इस समय मैं अचानक उससे पूछ बैठा। चाय पीने का कोई समय नहीं होता, और चाय का मज़ा तो तभी आता है जब साथ देने वाला भी आपके जैसा हो। उसके चेहरे पर अचानक ही एक मुस्कान उभर आई थी। ऐसी बात है तो चलो अभी कड़क चाय का मज़ा लेते हैं। इतना कहकर मैं ज़ोर से हंस दिया था। थोड़ी देर बाद हम दोनों उस छोटी सी चाय की टपरी पर बैठकर गर्मा गर्म चाय का मज़ा ले रहे थे। एक प्यारा सा दोस्ती का रिश्ता पनप रहा था हम दोनों के बीच। अब हमारे इस रिश्ते का क्या भविष्य होगा हम दोनों नहीं जानते, लेकिन हमारे पास आज जो है वह बहुत सुंदर है। हमारे लिए तो यही सुखद है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब